हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद एच सर क्लास में। आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया। और आज का टॉपिक है संविधान सभा अंतरिम सरकार का गठन 1946। ठीक है, यहाँ से प्रश्न उठाए गए। प्रश्नों की संख्या रोज की तरह 20 होगी और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने उठाए हैं जो संभव प्रश्न इन टॉपिकों से बन सकते थे। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया जिसमें वॉर ऑफ मेंबर्स सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? ऑप्शन ए सामन कमीशन 1927, शिमला सम्मेलन 1945, क्रिप्स प्रस्ताव 1940, कैबिनेट मिशन 1946। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया जिसमें वॉर मेंबर्स सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैबिनेट मिशन भारत आया ऑप्शन ए फरवरी 1942 में, ऑप्शन बी मार्च 1946 में, ऑप्शन सी अप्रैल 1942 में, ऑप्शन डी मई 1942 में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्च 1946 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से लंबी बातचीत हुई। ठीक है, इसके लिए लंबी बातचीत सभी राजनीतिक दलों ने इसके लिए करी थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा था और इन्होंने ही पूरी तरह से इसको समर्थन दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जेवी कृपलानी, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से वर्ष 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था एवं लॉर्ड वेवेल जो 1945 में दोनों से वार्ताएं की थी। ठीक है, क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जेवी कृपलानी, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में बताया था कि 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। स्वराज पार्टी ने 1934 में, ठीक है, वर्ष 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम की थी। ठीक है, रांची में गठित स्वराज पार्टी ने 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा का मांग किया था। और दूसरी बार कांग्रेस पार्टी ने 1936 में की। ठीक है, पहले स्वराज पार्टी ने 1934 में, फिर दोबारा से कांग्रेस पार्टी ने 1936 में फैजपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में मांग उठाई गई थी दोबारा संविधान सभा की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी 11 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी 12 लाख व्यक्ति। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। अब मतदाताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, एक आम, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सिख। प्रश्न ये भी पूछता है कि कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो इसमें 3 भागों में विभाजित किया गया था मतदाताओं को। ठीक है, 3 भागों में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1946 को। और बहुत ही आसान प्रश्न है, ऑप्शन सी इज राइट। 9 दिसंबर 1946 को पहला और 11 दिसंबर 1946 को दूसरा इसका सत्र हुआ था। ठीक है, पहले वाले में सच्चिदानंद शर्मा जी थे अध्यक्ष, दूसरी बार वाले में प्रॉपर अध्यक्ष बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। ऑप्शन डी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। कौन सा एक सही है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ठीक है, और बाकी स्टेटमेंट गलत है। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था पूरी तरह से। निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? ऑप्शन ए सर अब्दुल रहीम, ऑप्शन बी जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी अनंत शयनम आयंगर, ऑप्शन डी विट्ठल भाई पटेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जीवी मावलंकर। ठीक है, ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद जीवी मावलंकर ने संभाला। ठीक है, ब्रिटिश युग में मावलंकर वर्ष 1946 से 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 1956 तक रहे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन डी
राजगोपालाचारी ने। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठन करने के लिए निमंत्रण दिया था। ठीक है, और 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1946 बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए रक्षा विभाग, ऑप्शन बी विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड थे। ठीक है, इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले राष्ट्रमंडल का संबंध जवाहरलाल नेहरू के पास था। ये था आपका बलदेव सिंह के पास और ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू के पास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? ऑप्शन ए बलदेव सिंह, ऑप्शन बी टीटी चुंद्रीगर, ऑप्शन सी अशरफ अली, ऑप्शन डी अब्दुल रब निस्तार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आसफ अली। ठीक है, वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली को जो विभाग दिया गया वह था ऑप्शन ए विदेश, ऑप्शन बी गृह, ऑप्शन सी वित्त, ऑप्शन डी रक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वित्त। 1946 में लॉर्ड वेवेल के बहुत कहने सुनने पर लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गए। ठीक है, अक्टूबर में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते हुए उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2, 1940 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लियाकत अली खां, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद। ये मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। टोटल 12 लोग, ठीक है, 12 लोग मंत्रिमंडल में शामिल थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरोड़ा अशरफ अली, राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जान मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर सफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जाहिर और CS भाभा। ये टोटल 12 लोग मंत्रिमंडल में शामिल थे, जो अंतरिम सरकार के लिए 1946 में बने थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? ऑप्शन ए बंगाल में, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी सीमा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बंगाल में। ठीक है, बंगाल में AK फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार वर्ष 1946 के चुनाव में सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ, जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा और इसके प्रधानमंत्री थे
एच.एस. सुहरावर्दी। एच.एस. सुहरावर्दी इसके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 1946 से पहले तक सभी प्रांतों के जो चीफ होते थे उनको प्रधानमंत्री के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, 46 का ये पूरा आपका स्वतंत्रता से पहले 46 मतलब अपने संविधान जब तक लागू हुआ उससे पहले तक सभी प्रांतों के चीफ को प्रधानमंत्री के नाम से ही बुलाया जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।